कारो 2020 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर होल ऑडिट सिलेबस, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 10.41 पर दिया है और ये 10.50 तक चलेगा, मतलब 10 पेज का पूरा टॉपिक है और ये 10 पेज में से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। कारो 2020 अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से इतना छोटे टॉपिक में से हमें 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो पूछते ही है, कई बार 2 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा हुआ है। मतलब 4 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स की गारंटी और किसी चैप्टर में नहीं मिल सकती और किसी टॉपिक में नहीं मिल सकती, बट ऐसे ये टॉपिक है उसमें से मिल सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो ये अच्छे से करके जाना रहेगा। ये चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट है, उनका पार्ट 2 है जिसमें हम कारो 2020 और जॉइंट ऑडिट को डिस्कस करने वाला है। इसके पहले मैंने चैप्टर 10 का पार्ट 1 रखा था जिसमें कारो 2020 और जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 के अलावा सारे ही टॉपिक, सारी चीजें हमने कवर अप कर ली थी चैप्टर 10 में से, राइट? और इसके बाद मैंने चैप्टर 9 के 3 पार्ट्स रखे हैं, तो वो भी आपने देख लिया होगा। चैप्टर 9 के तीनों पार्ट देखने के बाद ये कारो 2020 देखना ज्यादा एडवाइजेबल है, इसीलिए मैंने चैप्टर 10 का पार्ट 2 जो ये कारो 2020 है वो चैप्टर 9 के बाद अपलोड किया, क्योंकि चैप्टर 9 में जो डिस्क्लोजर्स है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके भी बहुत सारे रेफरेंसेस कारो 2020 में आते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 9 अच्छे से देख लिया तो ये चैप्टर 10 का ये जो कारो 2020 का पार्ट है वो इजी रह जाएगा और आपको कोरिलेट कर पाएंगे, तो एक साथ आप याद रख सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारो 2020 काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत कीजिएगा। चलिए, रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कारो 2020 कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ऑर्डर 2020 ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, बट वो 2020 में कोरोना आ गया इसलिए वो 2 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ था, इसलिए 31 मार्च 22 की जो बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट बना था उसमें ये कारो 2020 वहां से एप्लीकेबल हुआ है, राइट? तो 2 साल ही हुआ है, तो इनकी जो क्लोजेस है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें से पूछते ही। इसके जो यहां पर पैराग्राफ है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कारो 2020। एप्लीकेशन, it shall apply to every company including a foreign company as defined in clause 42 of section 2 of the Companies Act 2013 except, इसमें फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल है, सभी कंपनी को एप्लीकेबल है, बट वहां यहां पर जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबिलिटी भी पूछा हुआ है एक बार मई 22 में, तो ये एप्लीकेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, insurance company as defined in Insurance Act, company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, one person company as defined in clause 62 of section 2, and small company as defined in clause 85 of section 2। तो बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, और 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, और 5th है प्राइवेट कंपनी, उनके कुछ क्राइटेरियाज है। एंड प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये चीज खास ध्यान रखना, अगर वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या फिर सब्सिडरी है तो उनको कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है ये लाइन, पर ये पूछने के चांसेस ज्यादा है, राइट? तो ये अच्छे से याद रखिएगा, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो उसे ये कारो 2020 कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पर हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, राइट? वो अच्छे से समझिएगा। So private limited company not being a subsidiary or holding company of a public company having a paid up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore rupees as on the balance sheet date, जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है वो नॉट मोर देन ₹1 करोड़ है, राइट? तो मतलब कि 1 करोड़ या लेस देन 1 करोड़ होगा तो ये कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा एज ऑन बैलेंस शीट डेट। जिस दिन का 31 मार्च 23 का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट देखनी होगी, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है वो देखना होगा, उसमें डिसाइड करना होगा कि कारो 2020 एप्लीकेबल होगा या नहीं। And which does not have total borrowings exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, या उसी कंपनी में कोई भी बोरोविंग है, राइट, फ्रॉम बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 करोड़ या 1 करोड़ होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट
including revenue from discontinuing operations exceeding 10 crore rupees during financial year as per the financial statement। या फिर उनका टोटल रेवेन्यू, यहां पर ये ध्यान रखिएगा टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, उसमें अदर इनकम भी कवर अप हो जाएगी। तो टोटल रेवेन्यू है वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल होगा, लेस देन 10 करोड़ या 10 करोड़ है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्राइवेट कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है वो मोर देन 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल होगा। बोरोविंग्स है अगर वो भी मोर देन 1 करोड़ है फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मोर देन 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल होगा। और टोटल रेवेन्यू है वो मोर देन 10 करोड़ है तो एप्लीकेबल होगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मई 22 में इसमें से पूछा गया था एप्लीकेबिलिटी के बारे में। चलिए, तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, और प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, राइट, उसको तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा। बट अगर उनके अदरवाइज पेड अप शेयर कैपिटल या फिर रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन 1 करोड़ या 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बोरोविंग्स है वो लेस देन 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही देखना है। एंड टोटल रेवेन्यू है वो लेस देन 10 करोड़ या 10 करोड़ है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर वही दिया है तो ये काम का नहीं है। एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल के बेसिस पर ही मैं 22 का क्वेश्चन बना था तो ये देख लीजिएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 and 4। Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act on the accounts of every company audited by him to which this order applies for the financial year commencing on or after 1st April 19 shall in addition contain the matters specified in paragraph 3 and 4 as may be applicable। उसमें पैराग्राफ 3 में 21 क्लोजेस इन टोटल है, वो 21 क्लोजेस पैराग्राफ 3 में दी गई है और उनके लिए एक्सप्लेनेशन या फिर कमेंट या फिर अगर कुछ करना है तो वो पैराग्राफ 4 के हिसाब से करना रहेगा। तो वो मैटर्स ऑडिटर के रिपोर्ट में आनी चाहिए अगर उनको ये एप्लीकेबल है तो। Provided this order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement except clause 21 of paragraph 3। पैराग्राफ 3 की जो 21st क्लोज है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो उस 21st क्लोज के अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में कार 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्लोज 1 to 20 है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगी। ये भी अच्छे से कीजिएगा, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। राइट, चलिए, तब उनका पैराग्राफ 3 है जिसमें ये कार 2020 की सारी क्लोजेस है वो समझते हैं। 21 क्लोजेस है और इसमें से 21 क्लोजेस में से कोई भी क्लोज आपको पूछ सकते हैं या फिर एप्लीकेबिलिटी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से कीजिएगा, आपको याद रखना होगा। क्लोज 1 उसके सब क्लोज ए, उसके सब क्लोज ए, राइट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, First, whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of property, plant and equipment। हमें कमेंट करना है कि कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं, फुल पर्टिकुलर्स जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स की कितनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन नंबर्स वो भी हमें बताना रहेगा। राइट, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए पूरा ही रिकॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं वो हमें सब क्लोज ए क्लोज 1 के अंदर हमें डिफाइन करना रहेगा। यहाँ पर जो भी क्लोज नंबर है वो रोमन में है तो वो खास ध्यान रखेगा, और जो सब क्लोजेस है वो अल्फाबेट्स में रहेंगे तो उस तरह से आपको याद रखना रहेगा। उसके सब क्लोज बी है whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets। सब क्लोज बी में दिया है फुल रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो हमारी क्लोज 1 सब क्लोज ए है उसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फुल रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो मेंटेन हुए हैं या नहीं उसके ऊपर कमेंट करना रहेगा। मतलब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से बताएंगे कि कंपनी इज मेंटेनिंग फुल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपी, राइट, और अगर नहीं किया है तो वो क्यों नहीं किया, किस तरह से कितना किया है, वो सारी चीजें हमें मेंशन करनी रहेगी। Then clause B है whether this subclause B है whether this property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification, and if so whether the same have been properly dealt with in the books of account। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, एक तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या नहीं मैनेजमेंट के द्वारा एट रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या नहीं वो मेंशन करना है।
दूसरा उसमें डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एज पर फिजिकली जो दिखा उनमें कोई भी डिफरेंस वेरिएंस मिला या नहीं, और अगर वो डिफरेंस मिला है, डिस्क्रिपेंसी मिली है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से डील किया वो चीज आपको मेंशन करनी रहेगी। तो पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, अगर हुआ तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं, और अगर डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया वो मेंशन करना रहेगा सब क्लॉज बी के अंदर। देन सब क्लॉज सी, whether the title deeds of all the immovable properties other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee disclosed in the financial statements are held in the name of the company, if not provide the details thereof in the format given below। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं बैलेंस शीट में, राइट, वो सारी ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं। हाँ, अगर लीज पर लिया है तो ऑब्वियसली उनका नाम, उसका जो भी टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पर नहीं होगा। अदर देन दैट सारे ही असेट, सारे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं, उसके लिए हमें कमेंट करना रहेगा। अगर वो नहीं है तो हमें यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें रिपोर्ट करना रहेगा। उसमें क्या क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो भी है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, उनकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है वो मेंशन करना है। वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और एम्प्लॉय, क्या वो प्रमोटर या डायरेक्टर या फिर उनके एम्प्लॉय या उनके रिलेटिव के नाम पर है, या एंड पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, कितने टाइम से वो हमारे पास हेल्ड, मतलब कंपनी के पास हेल्ड की गई है वो पीरियड मेंशन करना है। रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी आल्सो इंडिकेट इफ डिस्प्यूट, और वो क्यों कंपनी के नाम पर नहीं है वो उनके रीजंस भी यहां पर मेंशन करने रहेंगे, और अगर कुछ डिस्प्यूट्स है तो वो भी मेंशन करने रहेंगे। ये टाइटल डीड्स के बारे में अगर है, टाइटल डीड्स अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो वो हमें चैप्टर 9 में भी हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये डिस्क्लोजर देना है, मैनेजमेंट भी ये डिस्क्लोज करेगी। अगर वो कंपनी के नाम पर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स तो उसे मेंशन करना रहेगा। राइट, वो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ देखा हुआ था। चैप्टर 9 का जो पार्ट 2 है जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑडिट के बारे में देखा है, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था। वहां पर भी सेम टेबल देना है, एक कॉलम यहाँ पर ज्यादा थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा थी, जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी आइटम है, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह है, वो भी डिस्क्लोज करना था। बाकी ये सेम फॉर्मेट रहता है, इसीलिए मैंने चैप्टर 9 पहले करवाया है, उसके बाद ये कारो 2020 देखना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। राइट, तो ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारो में आएगा वो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। राइट, समझ में आ रहा है। हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू दिखाएंगे, किसके नाम पर है, हेल्ड इन द हुज नेम, राइट, वो दिखाना है। देन डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर के नाम पे या फिर उनके रिलेटिव या उनके एम्प्लॉय के नाम पर है वो दिखाएंगे। पीरियड एंड रीजंस के बाय वो टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर नहीं है वो मेंशन करना रहेगा। चलिए, देन क्लोज, सब क्लोज डी है, whether the company has revalued its property plant and equipment including right of use assets or intangible assets or both during the year, and if so whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer। अगर पीपीई है या फिर इंटेंजिबल एसेट्स है उनका अगर वैल्यूएशन करवाया है, रिवैल्यूएशन करवाया है, तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है या नहीं। राइट, ये चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में ये चीज भी थी, वो भी हमने पीपीई के साथ ही पढ़ा था। Specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of PPE or intangible assets। और अगर वो जो चेंज है, रिवैल्यूएशन है, वो मोर देन 10% है, तो 10% या मोर है तो उसे अभी हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर आता है। 10% से ज्यादा रिवैल्यूएशन है तो वो उन्हें अलग से दिखाना है। वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स दोनों में ही एप्लीकेबल है। राइट, तो ये चीज यहां पर भी है कि 10% और मोर अगर रिवैल्यूएशन है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहेगा। तो सब क्लोज डी के अंदर दो चीज है कि रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाया है या नहीं, और अगर वो रिवैल्यूएशन मोर 10% और मोर है तो उसे भी डिस्क्लोज करना रहेगा। देन सब क्लोज ई, whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and rules made thereunder, if so whether the company has appropriately disclosed the details in the financial statements। अगर कोई भी जो भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उनके सामने कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, राइट, पेंडिंग है या इनिशिएट हुई है रिगार्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के हिसाब से कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है तो उसके बारे में यहां पर डिस्क्लोज करना होगा।
ये जो बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना नेसेसरी है, उसमें कुछ डिटेल्स देनी जरूरी है, जो हमने चैप्टर 9 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो हमें डिटेल्स यहाँ पर देनी रहेगी, राइट। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी की कोई भी प्रोसीडिंग्स है तो उसके बारे में भी दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करेंगे और कारो 2020 में ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। तो ये थी हमारी क्लोज 1 जिसमें 5 सब क्लोजेस दिए हैं, राइट। अच्छे से याद करिएगा। सब क्लोज ए है उसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं, उसका पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों के लिए दिया गया है, अलग अलग सब क्लोजेस हैं। देन सब क्लोज बी है उसके अंदर पीपी का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, अगर हुआ है इंटरवल रीजनेबल इंटरवल पर हुआ है या नहीं, मैनेजमेंट ने किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसमें डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं, और अगर डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो किस तरह से अकाउंट्स में डील की है वो दिखाना रहेगा। देन सब थर्ड जो सी सब क्लोज सी है उसके अंदर दिखाना है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स है वो कंपनी के नाम पर है या नहीं, अगर नहीं है तो उसके लिए हमें पूरा ही टेबल डिस्क्लोज करना होगा, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू है, किसके नाम पर है, डायरेक्टर, प्रमोटर या उनके एम्प्लॉय या उनके रिलेटिव के नाम पर है तो वो दिखाना है, कब से वो हेल्ड है प्रॉपर्टी और क्यों कंपनी के नाम पर नहीं है वो डिस्क्लोज करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर रहेगा। देन सब क्लोज डी है उसमें दिखाना है कि रिवैल्यूएशन किया है या नहीं पीपी या इंटेंजिबल एसेट्स का, और अगर किया है तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाया है नहीं, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है। और दूसरा है कि अगर रिवैल्यूएशन है वो 10% और मोर है तो उसे भी डिस्क्लोज करना है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आएगा। एंड सब क्लोज ई है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है, प्रोहिबिशन एक्ट है, उनके तहत अगर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग है तो ये डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई है या नहीं वो हमें दिखाना रहेगा। ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है जो हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्लोज 1 थी। अब देखते हैं क्लोज 2। ए whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate। एक तो इन्वेंटरी जो है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट है वो करते हैं या नहीं, और उनका कवरेज और प्रोसीजर बराबर है या नहीं, उनके ऊपर भी कमेंट करना रहेगा। इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन हमें SF 501 के हिसाब से करना नेसेसरी है, उनके एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करनी रहेगी जो हमने चैप्टर 3 पार्ट 2 में कवर अप किया हुआ है, राइट। बाकी इन्वेंटरी को किस तरह से ऑडिट करेंगे वो भी हमने चैप्टर 9 के पार्ट 2 में कवर अप किया हुआ है। तो वो देखना रहेगा कि मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन है वो बराबर करते हैं या नहीं। देन वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट for each class of inventory were noticed and if so whether they have been properly dealt within the books of account। और यहां पर भी 10% या ज्यादा की कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है, 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी है, राइट, तो उससे किस तरह से अकाउंट्स में डील किया वो भी हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। तो यहाँ पर जो क्लोज 2 है उनके सब क्लोज ए है उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी के बारे में है कि मैनेजमेंट वो करते हैं या नहीं, उसके लिए कवरेज और उनकी प्रोसीजर है वो बराबर है या नहीं वो हमें देखना है और उनके ऊपर रिपोर्ट करना है, और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी वो 10% और मोर है तो उसको किस तरह से अकाउंट में डील किया वो भी डिस्क्लोज करना रहेगा। सब क्लोज बी है whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institution on the basis of security of current assets, whether the quarterly returns or statement filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the company, if not give details। यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक तो कंपनी ने कोई भी वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रखी है एक्सेस ऑफ 5 करोड़, ये सैंक्शनड अमाउंट है। सैंक्शन अमाउंट है मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को अलाउ किया है कि भाई आप 5 करोड़ तक की लोन वर्किंग कैपिटल लिमिट ले सकते हैं, 5 करोड़ और मोर के ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक्सेस ऑफ 5 करोड़ से मतलब 5 करोड़ से ज्यादा की अगर सैंक्शन लिमिट दे रखी है तो 5 करोड़ तक बोरोविंग कर सकते हैं, एक्चुअल बोरोविंग उनसे कम हो सकता है, राइट। ये सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम लिमिट हो सकती है। तो सैंक्शन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, भले ही एक्चुअल बोरोविंग है वो कम हो 31 मार्च को या ड्यूरिंग द ईयर कभी भी, बट अगर सैंक्शन 5 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर हमें दिखाना है, और वो जो भी वर्किंग कैपिटल लोन है वो करंट एसेट्स के सामने होनी
चाहिए, तो ये डिस्क्लोज करना है। और उसके साथ ये भी डिस्क्लोज करना है कि उन्होंने अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक को सबमिट किया है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं। क्वार्टरली स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि पता चले करंट असेट्स की पोजीशन क्या है, क्योंकि उस हिसाब से बैंक है वो अलाउ करेंगे सैंक्शन लिमिट या फिर ड्रॉइंग पावर, वो हम बैंक ऑडिट में अलग से पढ़ेंगे। बाकी हमने ये चीज है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के साथ भी पढ़ी थी। बोरोविंग वाला जो पार्ट था जो चैप्टर 9 के पार्ट 3 में कवर अप होता है, बोरोविंग के बाद हमने ये डिस्क्लोजर देखा था कि मैनेजमेंट है उनको भी डिस्क्लोज करना है कि अगर कोई भी बोरोविंग लिया है करंट असेट्स के सामने और उसके लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करना है बैंक को, तो वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो उनका रिकंसिलिएशन और रीजंस उनको मेंशन करने रहेंगे। वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और यहां पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिस्क्लोजर बराबर करे, राइट। वो क्वार्टरली स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं वो देखेंगे, राइट। तो ये सब क्लोज बी है। इसमें दो चीज है कि अगर सैंक्शन लिमिट वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 5 करोड़ से एक्सेस है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला हुआ और वो अगेंस्ट करंट असेट्स है तो वो दिखाएंगे, और अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं बैंक को तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होता है या नहीं वो डिस्क्लोज करना होगा। तो क्लोज 2 ऑफ कारो 2020 में दो सब क्लोजेस है। फॉर जो ए है उसमें क्या होगा, इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या नहीं, उसका कवरेज प्रोसीजर क्या है, और अगर उसमें 10% से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, 10% और मोर डिस्क्रिपेंसी है तो वो अकाउंट्स में किस तरह से डील किया वो। और सब क्लोज बी के अंदर वर्किंग कैपिटल लोन है वो 5 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन लिमिट वाली है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और करंट एसेट्स के सामने है तो उसे डिस्क्लोज करना है। और अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं वो डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट। चलिए देन क्लोज 3, whether during the year the company has made investment in, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firm, LLPs or any other parties, if so। अगर कंपनी ने किसी को भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योरिटी ग्रांट की है या लोन्स वगैरह है एडवांसेस दिए हैं और उनका नेचर कैसा है, लोन्स या एडवांसेस देना है किसको, कंपनी, फर्म, LLP या फिर किसी और पार्टी को, तो ये हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। उसमें सब क्लोज ए है, वेदर ड्यूरिंग the year the company has provided loans or provided advances in the nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity not applicable to companies whose principal business is to give loans। मतलब बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए नहीं है, बैंक को तो वैसे भी एप्लीकेबल ही नहीं है। If so, indicate the aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or securities to subsidiaries, joint ventures and associates। उसमें से जो भी अमाउंट सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को दी है तो उसे सब क्लोज ए में डिस्क्लोज करना है। एंड द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटीज और सिक्योरिटीज टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। और सब क्लोज बी के अंदर अदर देन जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट को दिए है तो वो सब क्लोज बी में हम दिखाएंगे, राइट। और यहाँ पर दो चीजें दिखानी है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड बैलेंस शीट डेट, राइट। वो दोनों ही चीजें दिखानी है। जो हमारी सब क्लोज ए है उसके अंदर कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी है उन्होंने लोन दी है, गारंटी दी है वगैरह जो भी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, सब क्लोज ए और सब क्लोज बी, जिसमें सब क्लोज ए के अंदर सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट के लिए है और सब क्लोज बी के अंदर अदर देन देम है। उसमें अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बैलेंस शीट डेट, वो दोनों चीजें डिस्क्लोज करनी रहेगी। देन सब क्लोज बी है, whether the investment made, guarantees provided, security given and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest। जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए या फिर लोन्स एडवांसेस जो भी दिए गए हैं वो किसी भी तरीके से कंपनी के इंटरेस्ट को प्रिजुडिशियल नहीं है ना, कोई ने अपने किसी डायरेक्टर वगैरह ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये कोई चीज नहीं दी है ना, वो हमें ध्यान में रखना है, उसको भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। Then subclause C है, in respect of the loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayment or receipts are regular।
ये जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है क्या उसके लिए शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बनाया हुआ है या नहीं वो देखना है, वो भी एक्चुअल में एग्री किया है या नहीं वो देखना है, और अगर वो शेड्यूल स्टिपुलेटेड है तो उस हिसाब से रीपेमेंट होता है या नहीं वो भी हमें देखना रहेगा। Then subclause D, if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than 90 days and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest. अगर loans and advances है उसमें कुछ भी overdue होता है, अगर इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट शेड्यूल अगर है तो वहां पर पता चलेगा ओवरड्यू होता है या नहीं, और ओवरड्यू अगर वो 90 डेज से ज्यादा होता है तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि कंपनी ने कोई भी रिजनेबल स्टेप्स वगैरह लिए हैं या नहीं उनके रिकवरी के लिए फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, राइट, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अमाउंट इज ओवरड्यू, उसमें भी जो अमाउंट 90 डेज से ज्यादा है उनको यहाँ पर सेट करना रहेगा, और उसके लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए या नहीं कंपनी ने वो हमें देखना रहेगा, उससे डिस्क्लोज करना रहेगा। Then subclause E, whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended, or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties. If so, specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans and the percentage of the aggregate to the total loans or advances in the nature of loans granted during the year, not applicable to companies whose principal business is to give loans. अगर कोई भी लोन है उसके सामने फ्रेश लोन दी है, एक्सटेंड किया है, रिन्यू किया है, तो उसके बारे में यहां पर हमें डिटेल्स देनी रहेगी। वो कितनी अमाउंट का हमने सेटलमेंट रिन्यू किया है या फिर फ्रेश लोन ग्रांट की है, वो सारी चीजें यहां पर हमें देनी रहेगी, और वो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का कितना परसेंटेज है वो भी डिस्क्लोज करना होगा। बट ये क्लोज किसी भी ऐसी कंपनी का एप्लीकेबल नहीं है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है। सबक्लोज ए एज वेल एज सबक्लोज ई दोनों में ही ऐसी चीज थी कि जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है वो लोन देना है, वो उनको एप्लीकेबल नहीं है, उनको ये चीज मेंशन करनी नहीं जरूरी नहीं है, राइट। Subclause F, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. If so, specify the aggregate amount percentages thereof to the total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters and related parties as defined in Clause 76 of Section 2 of the Companies Act 2013. अगर कंपनी ने कोई भी लोन एडवांसेस वगैरह ग्रांट किए हैं, राइट, टू प्रोमोटर या फिर रिलेटेड पार्टीज विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीपेमेंट टर्म्स या फिर रीपेएबल ऑन डिमांड है, तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना नेसेसरी है, जो हमने चैप्टर 9 के पार्ट 3 में लोन्स एंड एडवांसेस के साथ डिस्कस किया था। उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने कोई भी लोन्स या एडवांसेस दिए हैं टू प्रोमोटर, रिलेटेड पार्टीज, डायरेक्टर्स या कैंपीज, उसमें डायरेक्टर और कैंपीज भी कवर अप होते हैं, बट कारो 2020 में वो नेसेसरी नहीं है। तो अगर उनको कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं और वो रीपेएबल ऑन डिमांड है एंड या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीपेमेंट टर्म्स है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना था। उसमें किसको दिया हुआ है, कितनी अमाउंट है, और वो टोटल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस का कितना परसेंटेज है वो डिस्क्लोज करना था। यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर और रिलेटेड पार्टीज के लिए ये डिस्क्लोजर है, राइट। तो ये थी हमारी क्लोज 3 ऑफ कारो 2020। उसमें 6 सब क्लोजेस है, तो वो देखते हैं। मतलब ये क्लोज 3 है वो लोन्स एंड एडवांसेस अगर कंपनी ने दिए हैं, राइट, तो उसके बारे में है। उसमें सब क्लोज ए है वो अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह दिया है, और उसमें 2 सब क्लोजेस है। फर्स्ट, अगर उन्होंने सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर को दिया है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। और जो सब क्लोज बी है उसमें अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को दिया है तो वो कितनी अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट दोनों में ही डिस्क्लोज करना है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज एट बैलेंस शीट डेट कितना है वो डिस्क्लोज करना है। सब क्लोज बी है तो जो ये लोन्स एंड एडवांसेस है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है ना, वो दिखाना है। क्लोज सी है, सब क्लोज सी है, उसमें है कि लोन्स एंड एडवांसेस है उसके लिए रीपेमेंट शेड्यूल है या नहीं, और अगर वो रीपेमेंट शेड्यूल है तो उसके हिसाब से रीपेमेंट होता है या नहीं। सब क्लोज डी है ओवरड्यू अमाउंट के बारे में, अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाती है अमाउंट तो वो डिस्क्लोज करना है, और उसके लिए कंपनी ने कोई भी रेमिडियल स्टेप्स लिए या नहीं, रिकवरी के लिए स्टेप्स लिए हैं या नहीं, वो डिस्क्लोज करना है। सब क्लोज ई है लोन्स एंड एडवांसेस से उनको फ्रेश लोन दिया या फिर एक्सटेंड किया है, रिन्यूअल किया है, तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है, कितनी अमाउंट का रिन्यूअल वगैरह हुआ है, और वो टोटल के कितने परसेंटेज है वो डिस्क्लोज करना है।
पर ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? जिस कंपनी का काम ही मेन प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है। सब क्लोज ए एज वेल एज सब क्लोज ई दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होंगे उनको। और क्लोज एफ, सब क्लोज एफ है प्रमोटर्स या रिलेटेड पार्टीज को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीपेमेंट टर्म्स या फिर रिपेएबल ऑन डिमांड्स है तो वो यहां पर डिस्क्लोज होगा, राइट। देन क्लोज 4 पे आते हैं। In respect of loans and investments, guarantees, securities, whether provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof. अगर इन्वेस्टमेंट गारंटीज वगैरह कुछ भी है तो उसमें सेक्शन 186 और सेक्शन 185 की जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 के वो कंप्लाई हुए हैं या नहीं वो डिस्क्लोज करना है। बट आपको सेक्शन 185 और 186 समझाया नहीं है, वो सीए फाइनल में आता है, मतलब आप सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आएगा, तो उस वजह से आपको ये एप्लीकेबल मतलब पूछने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपको 185 और 186 ही नहीं पता है तो उसका कंप्लायंस कैसे पता होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर Clause 5. In respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the direct is issued by the RBI and the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act. आपने 73 to 76 जो deposits वाला है वो law में पढ़ा होगा. And the rules made thereunder, where applicable, have been complied with. If not, the nature of such contraventions be stated. If an order has been passed by the company law board or NCLT or RBI or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not. अगर डिपॉजिट्स वगैरह है कोई भी, राइट, तो उसमें जो भी अमाउंट डीम डिपॉजिट्स वगैरह जो भी है वो आरबीआई या फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 टू 76 है या कोई और सेक्शन है या फिर रेगुलेशंस मेड देयरअंडर है तो उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। और अगर किसी का ऑर्डर है, कंपनी लॉ बोर्ड है, एनसीएलटी वगैरह है, किसी और कोर्ट का है, तो वो जो ऑर्डर है उनका भी कंप्लायंस किया है या नहीं वो यहाँ पर हमें मेंशन करना रहेगा। ये थी क्लोज 5। ये पूछ सकते हैं 73 टू 76 आपने पढ़ा हुआ है तो शायद ये आपको पूछ सकता है। देन Clause 6. Whether the maintenance of cost records has been specified by the central government under subsection 1 of section 148 of the Companies Act and whether such accounts and records have been so made and maintained. Clause 6 है उसमें है कि cost records maintain किए हैं या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट करना है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। जिसका टर्नओवर है वो मोर देन 35 करोड़ और मोर है उनको ये एप्लीकेबल है। ये हमने कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 1 रिवीजन में कवर अप किया था, तो आपने अगर वो रेफर नहीं किया तो वो कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं या नहीं उसके बारे में क्लॉज 6 में रिपोर्ट करना रहेगा। क्लॉज 7 में दो सब क्लॉजेस है। उसका सब क्लॉज ए, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, provident fund, employees, state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess, and any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the areas of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जीएसटी है, पीएफ, ईएसआईसी है, इनकम टैक्स वगैरह है, सेल्स टैक्स, वैट, सीएसटी, जो अब इतने सारे एप्लीकेबल नहीं है, वो कुछ कुछ चीजों पर ही है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो अगर वो रेगुलरली पेमेंट करते हैं या नहीं कंपनी उसके बारे में देना है। और अगर वो नहीं करते हैं तो जितने भी 6 मंथ्स से ज्यादा ओवरड्यू है, 31 मार्च का हम बैलेंस शीट का ऑडिट करते हैं तो 31 मार्च को 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू है तो वो यहां पर डिस्क्लोज करने रहेंगे। क्लॉज 7 सब क्लॉज ए में डिस्क्लोज करने रहेंगे। Subclause B, where statutory dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. A made representation to the concerned department shall not be treated as dispute. डिस्प्यूट अगर चल रहा है कंपनी और जो भी अथॉरिटी है उनके बीच, तो अगर उस डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किए हैं तो वो सबक्लॉज बी के अंदर डिस्क्लोज करने रहेंगे, राइट। और यहाँ पर डिस्प्यूट मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई हमारे हिसाब से इतना पेमेंट होना चाहिए, वो नहीं होगा। एक्चुअल डिस्प्यूट कोई लिटिगेशन क्लेम वगैरह चलता होना चाहिए, प्रोसीडिंग चलती होगी तो उसे डिस्प्यूट्स कंसिडर करेंगे।
तो जो क्लॉज 7 है उसमें दो सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए है उसमें कोई भी स्टेचुटरी ड्यूज है वो रेगुलर पेमेंट होता है या नहीं कंपनी के द्वारा, वो मेंशन करना है। और अगर उसमें ओवर ड्यू है मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस डेट तो उसे मेंशन करना है। और सब क्लोज बी में अगर कोई भी डिस्प्यूट की वजह से वो स्टेचुटरी ड्यूज पे नहीं करते हैं तो वो डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ये भी हमने करंट लायबिलिटी के साथ पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए, देन क्लोज 8, whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. अगर कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो प्रीवियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं की थी बट अब टैक्स असेसमेंट वगैरह हुआ उस वजह से वो इनकम है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को मिली है, राइट। तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया या नहीं, राइट। मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया या नहीं उसके बारे में यहाँ पर हमें रेफर करना रहेगा, यहाँ पर हमें कमेंट करना रहेगा। ये इनकम के बारे में भी था, वो हमने इनकम का ऑडिट जो किया था, सेल्स का ऑडिट, अदर इनकम का ऑडिट किया था, उसके बाद ये एक डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को भी करना है कि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो कोई चीज मिली है तो उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है या नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मेंशन करना रहेगा, जो हमने चैप्टर 9 पार्ट 1 में डिस्कस किया था। यहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है तो उसको प्रॉपर्ली मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है या नहीं, राइट। अब तक हमने 8 क्लोजेस पढ़ ली है। फर्स्ट क्लोज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में था। सेकंड क्लोज इन्वेंटरी और अगर कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो अगेंस्ट करंट एसेट्स है तो उसके बारे में था। थर्ड क्लोज लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी के बारे में था। फोर्थ क्लोज है वो सेक्शन 185 और 186 के कंप्लायंस के बारे में था। फिफ्थ क्लोज है वो डिपॉजिट्स और डीम्ड डिपॉजिट्स के बारे में था। सिक्स्थ क्लोज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बारे में था एज पर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1। क्लोज 7 है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट के बारे में था और जो क्लोज 8 है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं क्लोज 9। क्लोज 9 है वो लोन्स बोरोविंग्स के बारे में है। उसमें क्लोज ए, whether the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default to be reported as per the format below. अगर कंपनी ने कोई भी लोन्स है या फिर उसके इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो ये यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है टेबल का उसके हिसाब से डिस्क्लोज करना है। नेचर ऑफ बोरोविंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, बोरोविंग का नेचर कैसा था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और उसकी सिक्योरिटीज के बारे में डिस्क्लोज करना है। द नेम ऑफ लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। नेम ऑफ लेंडर, हमें लेंडर वाइज ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है अगर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट के पास से बोरोविंग मिले थे उसका डिफॉल्ट है। अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितनी अमाउंट है वो ड्यू डेट को पे नहीं की है। वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितने दिनों से डिले किया, अगर वो अभी भी पे कर दी है तो भी वो डिले में आएगा और अभी तक पे नहीं की है तो वो अनपेड आएगा। रिमार्क्स इफ एनी, और अगर कुछ भी रिमार्क्स हो तो वो दिखानी है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अगर उन्होंने नहीं किया है तो उसके डिफॉल्ट के लिए यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। ये May 23 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, राइट। चलिए, सब क्लोज बी है, वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर। अगर कंपनी है वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुआ है तो ये यहाँ पर हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, वो हमने बोरोविंग्स के बाद ये डिस्क्लोजर समझा था, चैप्टर 9 के पार्ट 3 में ये कवर अप हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेंगे और यहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिस्क्लोज करने की। देन सब क्लोज सी है, वेदर टर्म लोन्स वर अप्लाइड for the purpose for which the loans were obtained, if not the amount of loans so diverted and the purpose for which it is used may be reported. अगर जो भी लोन्स है वो जिस पर्पस के लिए हमने ली, कंपनी ने ली है, वो उसी पर्पस के लिए यूज की है या नहीं वो डिस्क्लोज करना है। और अगर वो किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट की गई है तो वो कहाँ की गई है वो भी मेंशन करना है। ये चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी थी, जो बोरोविंग्स चैप्टर 9 पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर कारो 2020 में वो क्लोज 9 सब क्लोज सी के अंदर डिस्क्लोज की जाएगी बाय द ऑडिटर। सब क्लोज डी, वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। अगर कोई भी बोरोविंग लिया है वो
लिया है शॉर्ट टर्म के लिए बट उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज किया है, तो वो भी यहाँ पर डिस्क्लोज करने रहेंगे। Clause E. Whether the company has taken any funds from any entity or a person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. If so, details thereof with nature of such transactions and the amount in each case. अगर कंपनी है उन्होंने कोई भी बोरोविंग लिए, फंड लिए है फॉर द पर्पस ऑफ टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। ट्रांजैक्शन और अमाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज करने रहेंगे। देन subclause F, whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint venture or associate companies. If so, give details thereof and also report if company has defaulted in repayment of such loans raised. अगर कंपनी ने लोन ली है बट उसके लिए जो प्लेज रखे हैं वो सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर की कोई एसेट रखी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देनी है और उसमें कंपनी ने कोई भी उसके रिपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया है या नहीं, उसके बारे में भी डिस्क्लोज करना रहेगा। राइट, तो ये क्लोज 9 है, उनके अंदर 6 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए है वो है रिगार्डिंग द डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, तो उसमें एक पूरा ही टेबल देना है जिसमें नेचर ऑफ बोरोविंग और सिक्योरिटी सिक्योर्ड है या नहीं उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। देन नेम ऑफ लेंडर, देन अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, देन वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और कितने दिनों का डीले है, नंबर ऑफ डेज ऑफ डीले या फिर अनपेड, और रिमार्क्स देनी रहेगी। फिर सब क्लॉज बी है वो विलफुल डिफॉल्टर, अगर कंपनी डिक्लेयर हुई है विलफुल डिफॉल्टर तो वो डिस्क्लोज करना है। जो सब क्लॉज सी है उसमें दिखाना है कि बोरोविंग्स जिस पर्पस के लिए लिए गए थे क्या उसी पर्पस के लिए यूज हुए या नहीं, और अगर नहीं हुए तो किस पर्पस के लिए यूज हुए है। फिर सब क्लॉज डी है उसमें जो भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ली गई है उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है या नहीं उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। क्लोज ई है वो कंपनी ने लोन ली है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। सब क्लोज एफ है कंपनी ने लोन ली है बट उसके लिए जो प्लेज में रखा है वो एसोसिएट, सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर की एसेट है, तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। और अगर उसमें कोई भी उसके रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो वो भी डिस्क्लोज करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। Then clause 10A, whether money is raised by way of initial public offer or further public offer, including debt instrument during the year, were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, as reported. अगर IPO या FPO में से कंपनी ने फंड रेज किए हैं तो क्या वो जो फंड जिस पर्पस के लिए रेज किया था क्या उसी पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं वो बताना है। और अगर उसमें कुछ भी डिफॉल्ट वगैरह है, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन वगैरह है तो वो भी डिस्क्लोज करना रहेगा। और सब क्लोज बी है whether the company has made any preferential allotment or private placement or shares or convertible debentures fully, partially or optionally convertible during the year, and if so, whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act 2013 have been complied with and the funds raised have been used for the purposes for which funds were raised. If not, provide details in respect of the amounts involved and nature of non-compliance. अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पर कंपनी ने ये फंड रेज किए हैं तो उनके जितने भी कंप्लायंसेस है, प्रोविजंस है कंपनी से 2013 के, वो कंप्लाई किए हैं या नहीं वो मेंशन करना है। और उनको जिस पर्पस के लिए रेस किए है वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है या नहीं वो डिस्क्लोज करना रहेगा। ये क्लोज 10 है वो 2 बार पूछी गई है रिसेंट अटेम्प्ट्स में, राइट। चलिए देन क्लोज 11 है वो फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में है। चलिए वो हमने चैप्टर 5 के में भी एक पोर्शन छोड़ दिया था जो ये क्लोज 11 के बारे में है, तो वो भी हम इसके साथ देख लेंगे। क्लोज 11 के अंदर सब क्लोज ए है whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and the amount involved is to be indicated. अगर fraud by the company और any fraud on the company है तो ये noticed और reported fraud होंगे, वही यहाँ पर हमें डिस्क्लोज करने हैं जिसमें नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व हमें डिस्क्लोज करनी रहेगी। बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, राइट, नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड फ्रॉड, उनकी अमाउंट और नेचर यहाँ पर डिस्क्लोज करने रहेंगे।
सब क्लोज बी है, whether any report under subsection 12 of section 143 of the Companies Act and has been filed by the auditors in form ADT4 as prescribed under rule 13 of the Companies Audit and Auditors Rules 2014 with the central government. जब फ्रॉड की अमाउंट है वो 1 करोड़ और मोर है और ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिला है तो वो ADT4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएगा, राइट। ये हमने चैप्टर 5 में देखा था, तो वो आपने होपफुली देख लिया होगा, तो ये आपको पता होगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हमें कारो 2020 में डिस्क्लोज करना है। अगर ऐसा ADT4 में डिस्क्लोज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है, तो यहाँ पर आएगा उसका रिपोर्ट। और सब क्लोज सी है, whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company। और कोई भी whistleblower complaint मिली है कंपनी को तो वो अगर ऑडिटर ने कंसिडर की है तो उसे भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। तो क्लोज 11 के अंदर 3 सब क्लोजेस है। अब इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर दी गई है चैप्टर 5 के अंदर। आप आ जाइए पेज नंबर 5.23 पर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पोर्शन है वो रख दिया था, वो यहाँ कारो 2020 के साथ डिस्कस करना था, तो वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 5.23 पर है, रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 कारो 2020, उसकी क्लोज 11 के बारे में है। यहाँ पर ये जो 2 पैराग्राफ है वो क्लोज 11 के ही है, तो वो हम फिर से नहीं पढ़ते, आप एक बार देख सकते हैं। The scope of the auditor's inquiry under this clause is restricted to the following: frauds noticed or reported during the year। जो हमारी सब क्लोज ए है उसमें हमें नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड के बारे में लिखना है। Then reporting on filing of any report in form ADT4 during the year। ADT4 में अगर कोई भी फाइलिंग किया है तो उसका रिपोर्ट। एंड whistleblower complaints if any received during the year। और अगर कोई भी whistleblower complaint मिली है तो उसको भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहेगा। It may be noted that this clause of the order, by requiring the auditor to report whether any fraud by the company or on the company has been noticed or reported, does not relieve the auditor from his responsibility to consider fraud and error in the audit of financial statement। यहाँ पर दिया गया है कि आपको ऑडिटर को नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड के बारे में मेंशन करना है, रिपोर्ट करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एरर या फ्रॉड है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, उसका जो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है वो तो ऑडिटर को लेना ही रहेगा। In other words, irrespective of the auditor's comments under this clause, the auditor is also required to comply with the requirements of SA 240, the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement। राइट, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज रहेगी। SA 240 हमने चैप्टर 5 में कवर अप किया है, राइट। ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो, उसके लिए ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी वो यहां पर दिया है। While planning the audit, the auditor should discuss with other members of the audit team the susceptibility of the company to material misstatements in the financial statements resulting from fraud। While planning, the auditor should also make inquiries of management to determine whether management is aware of any known fraud or suspected fraud that the company is investigating। ऑडिटर है, उनको अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना है कि कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, फ्रॉड होने के चांसेस है, उस हिसाब से वो प्लानिंग कर पाएंगे। इवन मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करना है कि क्या कोई भी फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड मिला है कंपनी को जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसके बारे में और उस एरिया के बारे में ऑडिटर है वो अवेयर हो। The auditor should examine the reports of the internal auditor with a view to ascertain whether any fraud has been reported or noticed by the management। The auditor should examine the minutes of the audit committee if available to ascertain whether any instance of fraud pertaining to the company has been reported and actions taken thereon। ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी देखना रहेगा कि क्या उसमें कोई भी फ्रॉड जैसी चीज मिली है या नहीं। इवन ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स की मिनट्स भी देखेगा, उसमें भी फ्रॉड रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। The auditor should inquire from the management about any frauds on the company that it has noticed or that have been reported to it। The auditor should also discuss the matter with other employees, including officers of the company। The auditor should also examine the minutes books of the board meetings of the company in this regard। ऑडिटर को कंपनी को पूछना रहेगा, मैनेजमेंट को पूछना रहेगा कि क्या कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है या कि उनको पता चला है तो वो हमें बताए। बोर्ड मीटिंग्स जो है, बोर्ड मीटिंग्स हुई है तो उनके मिनट्स हम चेक करेंगे, राइट, ताकि पता चले कि कोई भी फ्रॉड हुआ है या नहीं, और एम्प्लॉयज को भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। The auditor should also inquire from the management about any whistleblower complaints received during the year by the company or that have been reported to it during the year। कोई भी whistleblower complaint मिली है या कोई रिपोर्ट मिला है तो उसे कंसिडर करना रहेगा ऑडिटर को। The auditor should also discuss the matter with other employees including officers of the company। The auditor should also examine the minutes book of the board meeting
ऑफ द कंपनी इन दिस रिगार्ड। इसके लिए भी हम एम्प्लॉइज और बोर्ड मीटिंग से मिनट्स कंसिडर करेंगे कि कोई विशल ब्लोअर कंप्लेंट मिली हो तो, राइट। चलो, the auditor should obtain written representation from the management that it acknowledges its responsibility for the implementation and operation of accounting and internal control system that are designed to prevent and detect fraud and error। हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखे जिससे फ्रॉड या फिर एरर जो भी है उसे प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट कर सके। It believes the effect of those uncorrected misstatements in financial statements aggregated by the auditor during the audit are immaterial both individually and in the aggregate to the financial statements taken as a whole. A summary of such items should be included in or attached to the written representation। जो भी uncorrected misstatements है उनकी impact ऐसा लग रहा है कि वो immaterial है, right? जिसको भी अभी तक करेक्ट नहीं किया है जो भी misstatement है उनकी impact बहुत ज्यादा नहीं है as a financial statement as a whole, right? वो हमें मेंशन कर वो रिप्रेजेंटेशन लेना रहेगा और उस जो भी ये मिसस्टेटमेंट्स है उनकी समरी भी हम रिप्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे। It has disclosed to the auditor all significant facts relating to any frauds or suspected frauds known to management that may have affected the entity। हमें ऑडिटर है उनको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, राइट? तो उनको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। It has disclosed to the auditor the results of risk assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of fraud। और ऑडिटर को जो भी डिस्क्लोज करना लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है तो वो भी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो भी मेंशन करना रहेगा। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग फ्रॉड में तीन चीजें कवर अप होगी। एक तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। सेकंड, जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो इमटेरियल है, इनकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी और वो समरी भी ले लेंगे जो मिसस्टेटमेंट्स हैं इनके। और मैनेजमेंट ने जितने भी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स थे वो ऑडिटर को बता दिए हैं जो फ्रॉड रिगार्डिंग है, सस्पेक्टेड फ्रॉड से कुछ भी है और कुछ भी रिस्क लग रहा है तो वो भी बता दिया है, राइट? ये इंडिविजुअल आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट पूरा ही ऑडिट प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। चलिए फिर फोर्थ पॉइंट है, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for adjusting the financial statements to correct material misstatement, it is important that the auditor obtains written representation from management that any uncorrected misstatements resulting from fraud are, in the management's opinion, immaterial, both individually and in the aggregate. Such representation are not a substitute of obtaining sufficient appropriate audit evidence. हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे बट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, इसलिए हमें दूसरे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस तो लेने ही रहेंगे। In some circumstances, management may not believe that certain of the uncorrected financial misstatement aggregated by the auditor during the audit are misstatements. For that reason, management may want to add their written representation words such as we do not agree that items constitute misstatement because this। ऑडिटर ने कहा है कि ये मिसस्टेटमेंट है बट मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो वो अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो मेंशन कर सकते हैं और उनके रीजंस भी मेंशन कर सकते हैं। The auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year under section 143 subsection 12 of the act, and if so, whether the same would be reported under this clause। It may be mentioned here that section 143 subsection 12 of the act requires the auditor to have reasons to believe that a fraud is being committed or has been committed by any employee or officer. In such a case, the auditor needs to report to the central government or the audit committee। However, this clause will include only a reported frauds and not suspected frauds। reported frauds ही हमें यहाँ पर मेंशन करना है, suspected frauds, राइट? जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करना है। Where the auditor notices that any fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year, the auditor should, apart from reporting the existence of fraud, also required to report the nature of fraud and amount involved। For reporting under this clause, the auditor may consider the following। This clause requires all frauds noticed or reported during the year shall be reported, indicating the nature and amount involved as specified the fraud by the company or on the company by its officers or employees are only covered। Then, of the frauds covered under section 143 subsection 12 of the act, only noticed frauds shall be included here and not suspected fraud। While reporting under this clause with regard to the nature and the amount involved of the frauds noticed or reported, the auditor may also consider the principles of materiality outlined in this essay, right? Simple, ये सारे पॉइंट्स आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है।
राइट। ये ऑडिट प्रोसीजर करेंगे हम कारो 2020 के क्लोज 11 के लिए, जिसमें हमें 3 चीजें रिपोर्ट करनी रहेगी। एक कोई भी नोटिस्ड फ्रॉड या रिपोर्टेड फ्रॉड है बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, तो उसकी अमाउंट और नेचर मेंशन करना है। सब क्लोज बी है, उसके अंदर 143 सबसेक्शन 12 में कोई भी रिपोर्टेड फ्रॉड है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो मेंशन करना है। और सब क्लोज सी जो है उसके अंदर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स अगर ऑडिटर ने कंसिडर की है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना रहेगा। राइट, तो चलिए आ जाता है चैप्टर 10 के अंदर। फिर से हम उसमें हम क्लोज 11 पर आते हैं, हमने क्लोज 10 देख ली। राइट, चलिए क्लोज 11 उसकी सब क्लोज ए है, whether the निधि कंपनी has complied with net owned funds to deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability। निधि कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में शायद पढ़ा होगा, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको निधि कंपनी और उनके प्रोविजंस नहीं आते हैं। राइट, वो सीए फाइनल अब सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में चले गए हैं, तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं, मतलब इतने पूछने के चांसेस नहीं है। उसमें नेट ओन फंड्स और डिपॉजिट्स का जो रेशियो है वो 1:20 मेंटेन किया है या नहीं। देन क्लोज बी है, whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the Nidhi rules 2014 to meet out the liability। And subclause C, whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof for any period, and if so, details thereof। Right, but ये important नहीं है। Then clause 13 जो है, whether all transaction with the related parties are in compliance with section 177 ऑडिट कमेटी का है। ऑडिट कमेटी को भी देखना है, रिलेटेड पार्टीज और उनका मॉडिफिकेशन अप्रूवल वगैरह है जो हमने ऑडिट कमेटी के साथ पढ़ा था। एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेर एप्लीकेबल एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो जिस तरह से सेक्शन 177 और 188 का जो कंप्लायंस करना है वो हुआ है या नहीं, और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर करना है वो बराबर किया है या नहीं, ये हमें क्लोज 13 के अंदर डिस्क्लोज करना है। देन क्लोज 14 उसमें सब क्लोज ए और बी है। ए है whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business। अगर internal audit है तो क्या वो internal audit system है वो बराबर है या नहीं, जो कंपनी का नेचर और साइज है उनके हिसाब से वो बराबर है या नहीं, वो हमें मेंशन करना है। और सब क्लोज बी, whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor। और स्टेच्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स है वो कंसिडर किए हैं या नहीं, उसके बारे में भी मेंशन करना रहेगा। ये क्लोज 14 के अंदर है इंटरनल ऑडिट। Clause 15, whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him, and if so, whether the provisions of section 192 of the Companies Act have been complied with। अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं विथ डायरेक्टर्स, राइट, तो वो क्लॉज 15 के अंदर मेंशन करने रहेंगे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स जिसमें एक्चुअल कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा हुआ है नवंबर 22 में, राइट, तो इस तरह से भी ये पूछते रहते हैं। देन क्लोज 16 है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई वगैरह के प्रोविजंस है जो आपको पढ़ने में नहीं आते हैं। Whether the company is required to be registered under section 45IA of the RBI Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained, whether the company has conducted any NBFC or housing finance activities without a valid certificate of registration from the Reserve Bank of India as per the RBI Act, then whether the company is core investment company as defined in the regulation made by the RBI, if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC, and in case of company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria, and whether the group has more than one CIC as a part of the group, if yes, indicate the number of CICs which are part of the group। राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये अच्छे से नहीं समझेंगे, मतलब इतना इन डिटेल समझने के लिए या याद रखने के लिए जरूरी नहीं है। देन Clause 17, whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so, state the amount of cash losses। कैश लॉसेस जो भी हुआ है उसे यहाँ पर कंसिडर करना है। कैश लॉसेस मतलब जो एक्चुअल लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट है, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन वगैरह कंसिडर नहीं करना है। लॉसेस में से हमें जो नॉन कैश आइटम्स है उसे कंसिडर नहीं करनी है, तो हमें कैश लॉसेस मिल जाएगा। राइट, तो वो अगर ड्यूरिंग द ईयर या इमीडिएटली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हुआ है तो उसे मेंशन करना है इन द क्लॉज 17। क्लॉज 18, whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing
ऑडिटर्स, अगर किसी ऑडिटर ने रिजाइन किया था प्रीवियसली, तो उस प्रीवियस ऑडिटर है उनका कोई भी इश्यूज, ऑब्जेक्शंस, कंसर्न्स है, तो वो हमने कंसिडर किए हैं या नहीं, उसके बारे में हमें यहाँ पर क्लोज 18 के अंदर मेंशन करना रहेगा। Clause 19, on the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payments of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. जितने भी रेशियोज है, एजिंग शेड्यूल है, या फिर उनके जो भी लायबिलिटीज कितनी है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कितने हैं, वो सारी चीजें देखकर ऑडिटर को ये कमेंट करना है कि उनकी जो लायबिलिटीज है, कंपनी की जो लायबिलिटीज है, वो फुलफिल हो पाएगी या नहीं, जो विद इन नेक्स्ट ईयर फुलफिल करनी है, वो सारी चीजें वो कर पाएंगे या नहीं, उसके ऊपर कमेंट करना रहेगा। ये क्लोज 19 के अंदर है। क्लोज 20 देखते हैं, वो CSR के बारे में है। सब क्लोज ए है उसमें, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स द कंपनी हैज ट्रांसफर अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन कंप्लायंस विद सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट। आपने सेक्शन 135 CSR के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें अगर अनस्पेंट अमाउंट है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, तो वो स्पेसिफिक फंड शेड्यूल 7 में जो स्पेसिफाई किया है उसमें ट्रांसफर करना रहेगा, तो वो किया है या नहीं उसके बारे में हमें डिस्क्लोज करना है। एंड सब क्लोज बी है, whether any amount remaining unspent under subsection 5 of section 135 of the Companies Act pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with the provision of subsection 6 of section 135 of the Act। और अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा कुछ भी है, तो उसमें जो अनस्पेंट अमाउंट है वो स्पेसिफिक फंड जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया है या नहीं, उसके बारे में डिस्क्लोज करना रहेगा। और जो क्लोज 21 है, यहाँ पर जो 20 क्लोजेस है, क्लोज 1 to 20 वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, और जो 21st क्लोज है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। तो फटाफट हम फर्स्ट जो 20 क्लोजेस है वो याद कर लेते हैं। क्लोज 1 है वो पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के लिए है। सेकंड क्लोज इन्वेंटरी और वर्किंग कैपिटल लोन है अगेंस्ट करंट एसेट्स, उसके बारे में है। थर्ड क्लोज लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में है। फोर्थ क्लोज 185 और 186 का कंप्लायंस है। फिफ्थ क्लोज जो है वो डिपॉजिट्स और डिम डिपॉजिट्स के बारे में है। सिक्स्थ क्लोज है वो 148 सबसेक्शन 1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में है। क्लोज 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है। क्लोज 8 है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में है। क्लोज 9 है वो बोरोविंग्स और उनके रीपेमेंट वगैरह के बारे में है। जो क्लोज 10 है वो आईपीओ एफपीओ में से जो फंड मिले हैं उसके बारे में है। क्लोज 11 है वो फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में है। क्लोज 12 निधि कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज 13 जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में है। क्लोज 14 है वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में है। क्लोज 15 जो है वो डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में है। क्लोज 16 आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। क्लोज 17 नो कैश लॉसेस के बारे में है। क्लोज 18 है वो रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर के बारे में है। क्लोज 19 है वो कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी पेमेंट करने की कितनी कैपेबिलिटी है उनके बारे में है। क्लोज 20 है वो सीएसआर के बारे में है। और क्लास 21 देखते हैं, whether there have been any qualifications or adverse remark by the respective auditors in the company's auditors report order 2020 reports of the companies included in the consolidated financial statements. If yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the Caro report containing the qualifications or adverse remark. अगर जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिपोर्ट दिए है ऑडिटर ने, उनमें किसी में भी जो 20 क्लोजेस है उनमें किसी में भी एडवर्स रिमार्क है, तो जब कंसोलिडेटेड करेंगे तब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है उनको रिपोर्ट करना है कि कौन सी क्लोज में कौन से कंपनी के ऑडिट में वो एडवर्स रिमार्क दी गई है, तो उनके सिर्फ समरी यहां पर देनी रहेगी। राइट, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। Then paragraph 4, reasons to be stated for unfavorable or qualified answers, where in the auditor's report the answer to any of the question referred to in paragraph 3 is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavorable or qualified answer as the case may be। उसमें कोई भी unqualified answer, qualified answer या फिर unfavorable answer है तो वो क्यों है वो reasons यहाँ पर specify करने रहेंगे। Whether the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same।
और अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, तो वो क्यों नहीं दे पा रहा है वो क्लोजेस में वो यहाँ पर डिस्क्लोज करने रहेंगे। ये पैराग्राफ 4 के अंदर दिया हुआ है, और फिर आपको एग्जांपल है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये हमारा कारो 2020 था। अब हम देखते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट है वो आपको दिया है पेज नंबर 10.51 के ऊपर, जॉइंट ऑडिट, राइट। ऐसे 299 के अंदर कवर अप होता है। जॉइंट ऑडिट में मोर देन वन ऑडिटर है वो ऑडिट करेंगे कंपनी का, तो उसे जॉइंट ऑडिट कहेंगे, और वो सभी ऑडिटर्स को जॉइंट ऑडिटर्स कहेंगे। चलिए उसके 10.52 पर उनके एडवांटेजेस है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज शेयर कर पाएंगे। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, एक दूसरे को कंसल्ट कर पाएंगे अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है तो। लोअर वर्कलोड कम हो जाएगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा, बट वहां पर जो फीस है वो भी शेयर हो जाएगी, तो एक्चुअल में ये एडवांटेज नहीं है। बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट, ये फिर मुझे नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू सा एडवांटेज दिया है तो मैं इसे नहीं समझा रहा हूं अभी। देन ये भी क्लोज, ये जो 6th और 7th है एक्चुअल में एडवांटेज कुछ खास नहीं है, ठीक है दिया हुआ है उन्होंने। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, उनको ट्रेन करने के लिए कम कॉस्ट लगेगा। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस, राइट। Then disadvantages दिए है, fees being shared, psychological problem where firms of different standing are associated in the joint audit, psychological superiority complex या inferiority complex हो सकता है। General superiority complexes of some auditors, problems of coordination of the work, areas of work common concern being neglected, कि चलो ये common है सभी को करना है तो वो neglect हो सकते हैं। Uncertainty about the liability of the work done, right? ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं। ICI has issued as a 299 joint audit of financial statements, which lays down the principles for effective conduct of joint audit to achieve the overall objectives of the auditor as laid down in SA 200, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards of auditing. This as standard deals with special consideration in carrying out audit by joint auditors. It requires that engagement partner and other key members of the engagement team from each of the joint auditors should be involved in the planning the audit. जो भी जॉइंट ऑडिटर्स है उनके एंगेजमेंट टीम में से की पर्सन है उन सभी को प्लानिंग में पार्ट लेना होगा। Joint auditors should jointly establish an overall audit strategy which sets the scope, timing and direction of the audit and also guides the development of the audit plan. Jointly सभी लोग मिलकर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें टाइम, स्कोप, डायरेक्शन वगैरह रहेगी। Before the commencement of the audit, joint auditors should discuss and develop a joint audit plan. In developing joint audit plan, the joint auditors should क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्रिप्टिव में, तो करिएगा। आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज, कौन से एरियाज हमें डिवाइड करने हैं, कौन से कॉमन रहेंगे। Ascertain the reporting objectives of the engagement. Consider and communicate among all joint auditors the factors that are significant. Significant factors को हम डिस्कस करेंगे। In directing the engagement team's efforts, कहाँ पर engagement teams के efforts जाने चाहिए। Consider the results of preliminary engagement activities और similar engagements performed earlier. Previous जो experience है preliminary assessment किया उन सभी को consider करेंगे। Ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to accomplish the engagement. Nature, timing और extent resources के किस तरह से रहेंगे वो हम discuss करेंगे। Each of the joint auditors should consider and assess the risks of material misstatement and communicate to the other auditors. In joint auditors should discuss and document the nature, timing and extent of the audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed. Joint auditors should obtain common engagement letter and common management representation letter. Right? ये आपको correct incorrect MCQ में पूछ सकते हैं। The work allocation document should be signed by all the joint auditors and communicated to TCWG. जो भी उन्होंने अपना वर्क अलोकेशन किया है उसके रिपोर्ट्स उन सभी को साइन करने हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो टीसीडब्ल्यूजी को भी दिखाने रहेंगे। It further states that in respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditors, including proper execution of the audit procedure. जो काम जिसको दिया है वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। On the other hand, all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for the audit work which not divided among the joint auditors and is carried out by all joint auditors. जो काम डिवाइड नहीं किया है उसके लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। Decisions taken by all joint auditors under audit planning in respect of common audit areas, जो प्लानिंग किया था उसमें जो common audit areas थे उसके लिए भी सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। Matters which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them and there is an agreement
अमोंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स, कोई एक पर्सन ने मैटर रेज की थी कि ये कंसर्न है, राइट, ध्यान में रखना है, और वो सब लोग अग्री हुए थे, तो उसके लिए भी सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स, रिलेवेंट स्टैट्यूट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है, उनके लिए सभी लोग है कंप्लायंस जो भी है स्टैट्यूट्स का, उसके लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है वो बराबर है या नहीं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे सभी। एंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर प्रोनाउंसमेंट इश्यूड बाय द LCAI. Simple. In case of a joint auditor come across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit. अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं कि जो joint auditor को पता होने चाहिए तो वो रिटर्न में बताएगा. It may be noted that joint auditors are required to issue common audit report. However, where joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. In such circumstances, the audit report issued by the joint auditors shall make reference to each other's auditor's report. अगर वो लोग एग्री नहीं कर रहे, उनके बारे में डिफरेंसेस है, तो वो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट देंगे, बाकी जनरली वो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही इश्यू करते हैं, उसमें एक दूसरे जॉइंट ऑडिटर का रेफरेंस आना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का, राइट। तो ये ऐसे 299 था। यहाँ पर ये जो जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन नवंबर 22 में पूछा गया है, राइट। तो ये हमारा कंपनीज ऑडिट चैप्टर 10 का रिवीजन था, यहाँ पर कंप्लीट होता है। कारो 2020 काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से कीजिएगा, राइट। ऐसे 299 और कारो 2020 ये था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 11 के रिवीजन में मिलेंगे, राइट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, रिव्यू सजेशंस है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।